मोदी जी ने ही तो कहा था 15 लाख सबको देने का, तो जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी जुमला है, हकीकत में जुमला है। मोदी जी की कोई बात हकीकत होती है क्या? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, हकीकत थी क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हकीकत था क्या? कल ही अभी प्रज्वल रेवन्ना के लिए 4 दिन पहले खड़े होकर के वोट मांग रहे थे, कल उसके पोर्न वीडियोस वायरल हुए हैं और बीभत्स तरीके से ये कहा जाता है कि राजस्थान में हमने एक भी टिकट नहीं दिया। मैं इस बात का गवाह हूँ कि किसी भी सीट से कोई कायदे का व्यक्ति टिकट मांगने आया ही नहीं आया, हम ढूंढते रहे, नहीं आया, सच्चाई है। अगर आप मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं और महाराष्ट्र में हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, तो 4 दिन पहले मुझको राज्यसभा महाराष्ट्र से ही भेजा है कांग्रेस पार्टी ने, और मैं भी मुसलमान ही हूँ। नासिर हुसैन को कर्नाटका से राज्यसभा में ले आई, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से लेकर के आई। इसी बात को अगर हम आबादी के हिसाब से देख लें तो फिर तो फिट नहीं बैठता ना ये। नहीं, आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहनशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर जगह आबादी के हिसाब से कम्युनिटी पिछड़ी रही है। आप उसमें देख रहे हैं ना कि जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है ना। किसने शुरू किया था उसे? किस सरकार ने शुरू किया था उसे? आप ही की सरकार। तो उसका क्रेडिट देने के लिए कभी कोई आता है कि यूपीए की सरकार ने फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हर साल जो है वो प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं। किसकी सरकार थी? मेरी छाया से कौन सी मेरी पार्टी को परहेज है भाई? मैं देश भर में कैंपेन कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूरे देश में कैंपेन, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, और बाकी दलों में भी आप लोगों को देखिए ना, कहाँ नहीं हैं लोग, हर जगह हैं। अभी जेएमएम ने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा ना, अभी बिहार में आरजेडी ने 2 एमएलसी दिए ना मुस्लिम। तो आप सेलेक्टिव होके मत सोचिए ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाए। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में, मैं मोहम्मद अली। 2024 चुनाव अपने पीक पर है, इंडिया वर्सेस एनडीए में लड़ाई है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण की तैयारी जारी है। जो चुनाव विकास और 5 गारंटी के मुद्दे पर शुरू हुआ था, यानी कि मोदी जी की गारंटी के मुद्दे पर शुरू हुआ था, वो तीसरा चरण आते आते हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र और घुसपैठिए तक पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ से भी दादागिरी निकालने की बात कही जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। इमरान भाई, अभी आप महाराष्ट्र से होकर आए, राजस्थान से, बिहार से, अपने चुनावी सभाएं भी की, क्या माहौल लग रहा है देश में? अब पूरे देश में बहुत शानदार माहौल है, और टीवी पर नरेंद्र मोदी जी जीतते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन ग्राउंड पर ज़मीनी सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन शानदार बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नारा हवा हवाई हो चुका है, 15 लाख का जुमला साबित हो चुका है। जनता भयंकर तरीके से नाराज़ है ज़मीन पर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों से, और नरेंद्र मोदी जी के जो झूठे वायदे थे पिछले 10 साल के, जनता अब उसका बदला लेना चाहती है। आप कह रहे हैं जनता बदला लेगी, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी ने ही तो कहा था 15 लाख सबको देने का, तो जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी जुमला है, हकीकत में जुमला है। मोदी जी की कोई बात हकीकत होती है क्या? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, हकीकत थी क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हकीकत था क्या? कल ही अभी प्रज्वल रेवन्ना के लिए 4 दिन पहले खड़े होकर के वोट मांग रहे थे, कल उसके पोर्न वीडियोस वायरल हुए हैं और बीभत्स तरीके से, हाथरस से लेकर के, उन्नाव से लेकर के और जंतर मंतर तक देश ने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या सच्चाई थी। सबका साथ सबका विकास की सच्चाई खुद ही देश देख रहा है, और प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से उस नारे को किस तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी समझते हैं। जब पूरी एक समाज को, पूरी एक कौम को लगभग अमर्यादित तरीके से जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति एक पूरे समाज को जिस शब्दावली से नवाजता है, ऐसा तो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। आप प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, उन पर 1000 से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है, और उसके बाद अब वो विदेश भी भाग चुके हैं। हाँ, मुझे हैरत है कि मैंने सुना है 2700 से ज़्यादा ऐसे वीडियो क्लिप हैं, और हैरत है, शर्म है
कि आज जेडीएस के जो नेता हैं कुमार स्वामी या कोई और, वो कह रहा है कि ये पुराने वीडियो हैं। मतलब पुराने वीडियो अगर हैं और आज वायरल हुए तो इससे तुम्हारा पाप कम हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी उसके लिए कह रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दोगे तो मुझे मजबूती मिलेगी। ये कौन सी मजबूती है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उसकी परिणति यही है? बिल्किस बानो से लेकर के उन्नाव की बिटिया से लेकर हाथरस की दलित बिटिया से लेकर के और अब हासन कर्नाटका की बिटिया तक, उन वहाँ की बेटियों तक, जो कुछ इस सरकार ने 10 साल में बेटियों के साथ किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा इमरान भाई, आजकल जो राहुल गांधी हैं उनके तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अभी कहा था कि हम क्या कहते हैं दादागिरी निकाल देंगे प्रफुल्ल पटेल की, दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनी तो। उन्होंने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो मोदी जी ने कहा हमारी सरकार आने तो हिसाब लिया जाएगा। क्या कारण है इसका? नहीं, ये तेवर बदले हुए तेवर नहीं है। राहुल गांधी ऐसे ही हैं, वो शरीफ आदमी हैं, मर्यादित भाषा में बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों चीज़ों को लेकर के वो जितने ज़िद्दी हैं ना, वो राहुल गांधी जैसा आदमी ही उस जिद के साथ पॉलिटिक्स कर सकता है। कोई और होता तो टूट गया होता, कोई और होता तो बिखर गया होता, बदल गया होता। लेकिन राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और अपनी आखिरी सांस तक उसे बदलने नहीं देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से जो दादागिरी दिखाएगा हम उसकी दादागिरी निकालेंगे, सरकार बनने दीजिए। अच्छा, जो चुनाव गारंटी के मुद्दे पर शुरू किया था मोदी जी ने, अभी गुजरात उनकी राजस्थान में एक रैली हुई, वहाँ पे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह का कहना है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और उसके बाद वो कहते हैं, जो उनकी भीड़ थी बीजेपी के समर्थक थे उनको संबोधित करते हुए, कि अगर इनकी सरकार बनी तो ये मंगलसूत्र तक बिचवा देंगे, ये जो संसाधन है उनको घुसपैठियों को बांट देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका कथित तौर पर उनका इशारा जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ था। अब प्रधानमंत्री जी दरअसल बौखला गए हैं। पहली बात तो वो बहुत बड़े झूठे हैं, वो झूठे उदाहरण देते हैं अपने चुनावी फ़ायदे के लिए। दूसरी बात ये कि उनकी बौखलाहट है ये, और मुझे लगता है कि एक आध चरण का चुनाव और हो जाने दीजिए, वो किसी न किसी मंच पर रो भी देंगे। अदाकारी में अभी काफ़ी कमी है और अदाकारी अभी अपने उच्चतम मापदंड तक पहुंचनी है, तो मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव होगा अपना दोनों हाथ फैला करके रोना, तो वो भी देश देखेगा। लेकिन वो कितने भी करतब दिखा लें, मदारी कितना भी करतब दिखाए, लेकिन मुझे लगता है देश की जनता अब उस जादू के असर में आने वाली नहीं है। वो समझ गई है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए। ये जो न्याय पत्र है कांग्रेस का, मैनिफेस्टो है जो, जिसका मैं सदस्य भी हूँ कमेटी का, वो जो गारंटी दे रहा है उस पर जनता विश्वास कर रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी तो झूठी गारंटी है। महंगाई कम करने की गारंटी झूठी साबित हुई, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी झूठी साबित हुई, सबका साथ सबका विकास झूठा साबित हुआ, किसानों को सम्मान देना झूठा साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी के जितनी गारंटीज थी सब झूठी साबित हुई। ऐसे में जो कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो गारंटी सच्ची साबित होंगी। और आप देखिएगा कि युवा न्याय, महिला न्याय, नारी न्याय जो है, और किसान न्याय, श्रमिक न्याय, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना से लेकर के बाकी जो चीज़ें, हर महिला को जो गरीब परिवार की मुखिया होगी महिला, उसको 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट देने की बात, युवाओं को 30 लाख नौकरी देने की बात, ये सब जो न्याय की बातें हैं, जातिगत जनगणना हो गई, वो अद्भुत है और जनता उस पर भरोसा कर रही है। मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई, इसीलिए रो रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है, हम जनता को राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल तक के लिए इस योजना को उन्होंने बढ़ा दिया है। देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं वो, और इस बात को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपने देश में 80 करोड़ लोगों को इस लायक बना दिया कि वो सरकार के राशन पर आश्रित हो गए। आपने 80 करोड़ लोगों को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि वो शान के साथ, सम्मान के साथ सर उठा करके राशन खरीद सकते और कह सकते कि हम कमा के खाने वाले लोग हैं। आपने तो उनको सरकारी राशन पर आश्रित कर दिया और इसका ढिंढोरा पीटते हैं। ये ढिंढोरा पीटने वाली बात है, ये ढिंढोरा पीटने वाली बात नहीं है। रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक तौर पर इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया। सुषमा स्वराज जी कहती थी कि जब रुपये की अहमियत गिरती है डॉलर के मुकाबले तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब तो स्वर्ग में सुषमा स्वराज जी सोच रही होंगी कि इस समय देश के प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ है। अच्छा, प्रधानमंत्री के अंदर और उनकी योजनाओं में अगर इतनी ही कमियां हैं तो 10 साल से जनता उनको वोट क्यों दे रही है? जनता एक बार झांसे में आई झूठ के, दोबारा प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। दरअसल वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। जनता एक बार झांसे में आई, जो नैरेटिव गढ़ा गया, जो
विपक्ष की इमेज खराब करके सोशल मीडिया के जरिए जो झूठा नैरेटिव बनाया गया, उसके जाल में जनता 2 बार फंस गई। लेकिन काठ की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है, इस बार नहीं चढ़ेगी, इस बार बदलाव इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उनका कहना था कि अयोध्या और काशी ने तो अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, अब ब्रजभूमि का नंबर है। मुझे लगता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, विकास पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, विकास, काम, कानून व्यवस्था, इससे कोई लेना देना है नहीं। तो इस तरह की बात न करें तो सुनेगा कौन, वोट कौन देगा? तो यही नैरेटिव बना करके वोट लेना चाहते हैं। मतलब इस मुद्दे पर उनको वोट मिल रही हैं? नहीं, जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये जो नैरेटिव है उसका भरम टूट रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी हों, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सब भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है ना, इन्हीं मुद्दों पे बात ही करनी है। सारे नेता ऊपर से नीचे तक एक स्वर में एक ही जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे नहीं हैं उनके पास। लेकिन आप कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे तो वो विकास की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, 4 चीज़ें हटा दीजिए तो उनके पास बोलने के लिए बचता क्या है? आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर एक भ्रम है लोगों में कि अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवा भी लेगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इनको हिस्सेदारी तो देनी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, एक भी टिकट नहीं दिया। दिल्ली में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी आबादी है। आपका ये अच्छा सवाल है। और देखिए, चुनाव में लोकसभा में टिकट देना एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कई बार अच्छे कैंडिडेट सामने आते ही नहीं हैं। मैं बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम मीडिया पे नहीं बोल सकते। ये कहा जाता है कि राजस्थान में हमने एक भी टिकट नहीं दिया। मैं इस बात का गवाह हूँ कि किसी भी सीट से कोई कायदे का व्यक्ति टिकट मांगने आया ही नहीं आया। हम ढूंढते रहे, नहीं आया। सच्चाई है। महाराष्ट्र में जिस एक सीट को लेकर के हमारे एक नेता की बाद में चिट्ठी भी वायरल हुई, दरअसल सर्वे के बाद ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हर कार्यकर्ता समझ भी रहा है, पार्टी का हर नेता भी समझ रहा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब संविधान बचाने की बात हो, जब लोकतंत्र बचाने की बात हो, तो बहुत सारे लोग त्याग कर रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि अलायंस में जाने के बाद एक तो वैसे ही अलायंस में सीटें कम हो गई, हर दल कुर्बानी दे रहा है। कांग्रेस को ज़्यादा कुर्बानी इसलिए देनी पड़ रही क्योंकि कांग्रेस इन तमाम जो गठबंधन के दल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है। इस वजह से जब जहाँ पे 48 सीटें थीं वहाँ आपके पास सीटें कम हो गई और उन कम सीटों में सर्वे में जिस व्यक्ति की जीतने की ज़्यादा संभावनाएं दिखी, पार्टी ने उस पर भरोसा जताया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उस पर भरोसा जताया। और टिकट सिर्फ लोकसभा का ही नहीं होता। अगर आप मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं और महाराष्ट्र में हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, तो 4 दिन पहले मुझको राज्यसभा महाराष्ट्र से ही भेजा है कांग्रेस पार्टी ने, और मैं भी मुसलमान ही हूँ जी। तब पी चिदम्बरम जी सांसद थे, उनके बाद मुझको भेजा, तो हिस्सेदारी का ही तो ये हिस्सा है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी मिल रही है कहीं ना कहीं, अगर जो बिल्कुल मिल रही योग्य है। होगा तो उसको हिस्सेदारी मिली। मैं कह रहा हूँ कि केरल से जेबी माथिर हिशाम को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, राज्यसभा में ले आई। नासिर हुसैन को कर्नाटका से राज्यसभा में ले आई। इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से लेकर के आई। इसी बात को अगर हम आबादी के हिसाब से देख लें तो फिर तो फिट नहीं बैठता ना ये। नहीं, आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर जगह आबादी के हिसाब से कम्युनिटी पिछड़ी रही है। सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं और उसमें सिर्फ राजनीति का ही रोल नहीं है। कम्युनिटी को भी एक बार आत्मचिंतन की आवश्यकता है और तमाम बौद्धिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को, सबको मिलजुल करके जो समाज के इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनको एक बार सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है। वो किसी एक को कोस देने से, किसी एक राजनीतिक दल को कोस देने से काम नहीं चलेगा।
बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पिछले 50-60 साल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुआ तो उसके लिए देश का जो माहौल है उस माहौल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सिर्फ राजनीतिक दल को कोस भर देने से, आप अगर शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन के शिकार हैं तो सिर्फ आप राजनीतिक दल को कोस देने से या सरकारों को कोस देने से काम नहीं चलेगा। हमें खुद भी देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा समाज पढ़ने को लेकर के प्रेरित हो पा रहा है या नहीं। और मैं तो अपने समाज के युवाओं से एक बात खास तौर से कहूँगा, कोई भी सरकार घर से आपका हाथ पकड़ करके आपको पढ़ाने के लिए लेकर के नहीं आएगी। और क्यों लेकर के आएगी? आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत पढ़ा है हम सब ने ना। आपको पढ़ने की तरफ, तालीम की तरफ रुजू होना पड़ेगा। राजनीति से ही सारी चीज़ों के हल नहीं निकलते हैं। ये बात हमारे समाज को बहुत शिद्दत से समझना पड़ेगा। आप मीडिया में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में कितने प्रतिशत हैं, इस पर मंथन करिए। और समाज के वो तमाम जिम्मेदार लोग जो सामर्थ्य रखते हैं, जो अपने आप में ये सलाहियत रखते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करके समाज को बेहतर कर सकते हैं, वो सब आगे आएँ, सब मिलकर आवाज़ लगाएं, तब कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। लेकिन समाज तो कोशिश कर रहा है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, हमने उसमें देखा 51 जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनको सफलता मिली, जो पिछली बार 22-25 के करीब होते थे। आप उसमें देख रहे हैं ना कि जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है ना। किसने शुरू किया था उसे? किस सरकार ने शुरू किया था उसे? आप ही की सरकार। तो उसका क्रेडिट देने के लिए कभी कोई आता है कि यूपीए की सरकार ने फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हर साल जो है वो प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं? किसकी सरकार थी? उसकी क्रेडिट देने के लिए कोई नहीं आएगा कि सरकार ने आपको शैक्षणिक तौर पर आगे लाने के लिए और आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू की फ्री में, जहां आप रह करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आप जामिया का नाम सुनते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी है, मानू में भी है, मौलाना आज़ाद, हमदर्द में भी है। वहाँ के रिजल्ट्स अभी उस तरह से नहीं आ रहे हैं। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स को खुद भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा ना, कि क्यों नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जामिया का रिजल्ट हमारे सामने आता है ना, जो फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है। इसी तरह से 4 और यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कोचिंग चल रही है, लेकिन वहाँ का रिजल्ट कितना आ रहा है? तो वो रिजल्ट कैसे सुधरे? वो सरकार सुधारने नहीं जाएगी। ये बात सबको बहुत समझना पड़ेगा। तो वो करिए, सरकार ने किया है, सरकार भविष्य में भी करेगी। अच्छा, एक दावायर की वरिष्ठ पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था, मैं उसको पढ़ देता हूँ कि मुसलमान बीजेपी से ज़्यादा विपक्ष के दोहरेपन से नाराज़ हैं। जिनको वोट देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन्हें मुसलमानों की छाया से भी परहेज। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं छाया से, किसको छाया से परहेज़ है? मेरी छाया से कौन सी मेरी पार्टी को परहेज़ है भाई? मैं देश भर में कैंपेन कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूरे देश में कैंपेन, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। और बाकी दलों में भी आप लोगों को देखिए ना, कहाँ नहीं हैं लोग, हर जगह हैं। अभी जेएमएम ने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा ना। अभी बिहार में आरजेडी ने 2 एमएलसी दिए ना मुस्लिम। तो आप सेलेक्टिव होके मत सोचिए ना। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो जब आलोचना करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं। देखिए, हक छीनना पड़ेगा। हक मांग करके ट्वीट कर देने से नहीं मिलेगा। राजनीतिक तौर पे बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो अपनी हिस्सेदारी, साम दाम दंड भेद, हर तरह का जुआड़ लगा करके और लामबंदी करके हासिल करते हैं ना। यहाँ आप कितना एकजुट हैं? एक दूसरे की टांग खींचने से मौका मिले तब तो आप राजनीतिक हिस्सेदारी ले पाइएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए सबसे पहले तो अपने ही समाज में एक दूसरे की टांग खींचना बंद करिए ना। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए, जो चुनाव है 24 का, इसको कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है या खाली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है? क्योंकि हमने देखा सूरत में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, जो 6 इंडिपेंडेंट थे उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह से अभी इंदौर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में 10 विधायक बीजेपी के निर्विरोध जीत जाते हैं। क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रही, और सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का ही प्रयास है जो आपको इंडिया अलायंस दिख रहा है,
कांग्रेस की ही कोशिश है कि जो आज नैरेटिव संविधान बचाने पर आके सेंट्रिक हो गया है कि प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलना चाहते, ये कांग्रेस की ही कोशिश है। तो ये कहना कि अगर किसी एक दो व्यक्तियों का वो नामांकन कैसे वापस हो गया या खारिज हो गया या कितना दबाव डाल के किसी को ले लिया गया। सूरत में चलिए कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो दबाव में आ गया, जो बाकी निर्दलीय थे उन्होंने अपना नामांकन कैसे वापस ले लिया। दरअसल ये सरकार मशीनरी का बहुत विधिवत दुरुपयोग कर रही है। जो लड़ पा रहे हैं वो मोर्चे पे डटे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लड़ पाते उस लड़ाई को। तो उस एक व्यक्ति की लड़ाई से हट जाने को आप पूरे अपोजिशन की कमजोरी थोड़ी मान सकते हैं। आप सोचिएगा हम इस मुश्किल हालत में भी लड़ रहे हैं कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार न हो, आचार संहिता के दायरे में ही नहीं मानता वो उनके भाषणों को, ऐसे में भी लड़ाई जब बहुत ज्यादा मुश्किल है तो कांग्रेस ही तो लड़ रही है। कांग्रेस ही तो वो अम्ब्रेला बना करके आगे बढ़ रही कि आपको वो एक मतलब छतरी बना दिया है उसने ताकि आपको धूप ना लग सके। तो उस कोशिश में मुझे लगता है कि सवाल उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जो है विपक्ष जो जद्दोजहद कर रहा है उसमें सहयोग करिए। चुनाव आयोग पर आजकल बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था वो शुद्ध रूप से आचार संहिता के दायरे में आता है। अगर उनके खिलाफ एक नोटिस तक नहीं, एक कार्रवाई तक नहीं, तो इसको निष्पक्षता तो नहीं कहा जा सकता ना। अच्छा, लास्ट सवाल इमरान भाई, आपकी पार्टी कहती है हम नफरत फैलाने वालों और बलात्कारियों को समर्थन नहीं करते, उनको टिकट नहीं देते, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को टिकट दिया गया, उन्होंने कहा था मुसलमान आतंकवादी हैं। जम्मू में आसिफा के जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनका समर्थन में जो रैली निकाली थी उसको सपोर्ट करने वाले लाल सिंह को टिकट दिया गया, क्या वजह है? देखिए, राजनीति में बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि आला कमान तक चीज़ें तब पहुंचती हैं, स्टेट लीडरशिप या स्टेट का जो संगठन है वो किसी का हृदय परिवर्तन या कुछ भी राजनैतिक बदलाव के बाद अगर कोई आता है सामने तो उसका नाम वहाँ जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है वो भेजती है। आला कमान को बाद में चीज़ें पता चल पाती हैं और ऐसे में उसका दोष जो है संपूर्ण रूप से पार्टी को देना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। आपकी इस पर व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, व्यक्तिगत राय ये है कि हम, जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों से हम हमेशा बचते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों से बचती है और ऐसे लोगों के अगर जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, पार्टी उनको कभी भी मेन स्ट्रीम में जगह देने की वकालत नहीं करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर एक बड़ी लड़ाई है और उस बड़ी लड़ाई में कुछ ऐसे लोग जो अपनी जगहों पे मजबूत हैं और जिनका कभी कभी मीडिया के जरिए जो नैरेटिव, जैसे लाल सिंह को लेकर के जो नैरेटिव बनाया गया, लाल सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने जो डिमांड थी उनका ये मतलब उनसे मेरी भी बात हुई इस टॉपिक पर। बाद में जब मीडिया के जरिए खबर ये गर्म हुई तो मैंने खुद भी उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि सीबीआई जांच को लेकर के जो मांग की जा रही थी, मैंने उसकी मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की। तो मैं इसमें डायरेक्ट सीधे तौर पे आरोपी नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई गुनाह नहीं है। और दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा कि इस मुश्किल लड़ाई में जब जमहूरियत में नंबर गिने जा रहे हों तो अगर किसी का इस तरह से हृदय परिवर्तन होता है और वो ये कहता है कि हम जो है इस लड़ाई में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, कल जो भारतीय जनता पार्टी का हथियार था, अगर आज वो कह रहा है कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अब हमें समझ में आया, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, तो आपको जांच परख करके जमहूरियत में कैसे ये सरकार जाए इस पर विचार तो करना पड़ेगा। शुक्रिया इमरान भाई। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है जनता इस बार मोदी की गारंटी पर नहीं बल्कि कांग्रेस की गारंटी पर मोहर लगाएगी और जो भी फैसले हो रहे हैं आला कमान द्वारा सोच समझ कर किए जा रहे हैं। इस बार बदलाव होने की इन्होंने बात कही है। देखते रहिएगा जर्नो मिरर।